और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां विधानसभा कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जमा करने विधानसभा पहुंचे। बता दें कि हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले बता दें कि विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने नमन किया गया, उसके बाद नामांकन भरा गया है, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। और आपको बता दें कि हरीश चौधरी के साथ ही जीतू पटवारी, उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। वहीं दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव समेत कई नेताओं की उपस्थिति देखने मिली है। नामांकन से पहले विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने नमन भी किया है और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भरा गया है, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जमा करने विधानसभा कई बड़े नेता पहुंचे हैं। और भोपाल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन की अंतिम तारीख थी और आज ही मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन भरा है। साथ ही जीतू पटवारी भी मौजूद रहे, वहीं उमंग सिंघार भी उनके साथ मौजूद नजर आए। साथ ही हरीश चौधरी, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। और अब देखिए, 3 उम्मीदवारों के बाद अब चौथे उम्मीदवार का भी चूंकि ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और आज मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन भरा, जिसकी जानकारी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चौथे कैंडिडेट के ऐलान के बाद अब रोमांच और बढ़ गया है, सियासी घमासान और बढ़ गया है, जहां एक तरफ बीजेपी यह दावा करती नजर आ रही है कि हम अपने तीनों कैंडिडेट पर विजय प्राप्त करेंगे, तीनों सीट हमारी होंगी, तो वहीं कांग्रेस भी यह दावा कर रही है कि मीनाक्षी नटराजन ही राज्यसभा जाएंगी। तो अब कह सकते हैं कि राज्यसभा का यह चुनाव पूरी तरह से दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चलिए, राजीव खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और देखिए, जहां पर तीसरे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने, कैसे सियासी समीकरण को देखा जाए और तीसरे कैंडिडेट का जो ऐलान किया है, कितना असर इसका वो कांग्रेस पर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों का कैरेक्टर का एक परिणाम दिखता है। हमने ये देखा है कि कांग्रेस की जो दूसरी सीट भी थी, चाहे हम बात हरियाणा की ले लें, चाहे हिमाचल की ले लें या और प्रदेशों की ले लें, कांग्रेस अपनी दूसरी सीट भी कई जगह नहीं बचा पर हारी है और उसी कमजोरी का फायदा भाजपा उठा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में वह अनुभव या एक्सपीरियंस भाजपा ले चुकी है, जहाँ पे चुनी हुई सरकार की, कमलनाथ की सरकार को वहाँ पे उन्होंने पलटाया है इसी के द्वारा। तब एक सरकार को जहाँ पे 25, 26, 27 विधायकों को इस्तीफा दिला के सरकार पलटी जा सकती है, तो यहाँ पे तो 7-8 विधायक की आवश्यकता है। तो इसलिए ये सीट पे यदि भाजपा जोर देगी तो निश्चित रूप से इस सीट को निकाल सकती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वास्तव में भाजपा सवाल भी पूछे हैं जी, तो सर उसमें किस तरीके के सवाल हैं और अब आगे आपने कोई श्वेत पत्र की भी मांग की है? जो मैंने सवाल पूछे हैं वो सब आपकी नज़र में है। तो सर किस तरीके का एक्शन चाह रहे हैं आप आगे पूरे मामले? जो भी हमारे छात्रों के हित में हो वो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह थे जो कि नीट के संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने कहा कि जो तीसरा कैंडिडेट उतारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नीट को लेकर उन्होंने कहा जो छात्र के हित में फैसला वो लिया जाए। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो देखिए, दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। वापस से मैं राजीव जी के पास लौटूंगी। राजीव जी, देखिए, अब सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है और राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सियासी टीवी पे क्यों आ रहा है सर? नहीं तो देखो हालात क्या है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी उत्तर दे रहा हूँ। नहीं आप पूछने वाले नहीं, जहाँ विधायक चाहेंगे सर, तो मतलब कैबिनेट के मंत्री दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में, ये हम नहीं कह रहे, ये मंत्रियों का कहना है। इन लोगों का दावे देश और दुनिया देख चुकी है।
ये दावे कुछ करते हैं और करना कुछ चाहते हैं। सर कोई लेकिन दावे कई बार सही साबित हो जाते हैं। नहीं, सर कोई इस बार बिहार, हरियाणा, ये- उड़ीसा में हमने देखा कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। पिछली दफे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने मत रिजेक्ट हुए मुझे याद नहीं है। सर कोई सेफ प्लेस देख रहे हैं क्या विधायक को? मुझे याद नहीं है। सर कर्नाटक या मुझे याद नहीं है कि पिछली दफे सर कर्नाटक तेलंगाना दोनों जगह पे कांग्रेस की जो है शिफ्टिंग की तैयारी नहीं, कहीं भी जहाँ विधायक चाहेंगे हाँ। वहाँ रहेंगे। सर क्या बात हुई अभी तक आपकी किसी से? लेकिन एक नहीं, विधायकों से रखने वाले नहीं, कहीं बात नहीं हुई, कोई बात नहीं रखने हुई। वाले नहीं, जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई प्लानिंग ऐसी कोई करेंगे कि आप प्लानिंग है विधायक क्या? को सेफ रखा जाए, उनको शिफ्ट? नहीं, वो जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। सर पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी बात नहीं। थैंक यू थैंक यू। नहीं, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हर दिशा में है। सिर्फ लोकतांत्रिक सर, और मुझे संवैधानिक कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। को कुचलना नहीं। कैमरे की तरफ। अनिल अग्रवाल जी और अनिल अंबानी क्या कह रहे हैं? पॉपुलेट्स को भी कुचला गया, मीडिया कह नहीं पा रही, तो मीडिया भी क्या कह रही है वो देश सुन रहा है। अगर वो सवाल करते तो कहीं कहीं मीडिया के मित्रों को अच्छा नहीं लगता, पर जब पूरे देश में हर दिशा में ये हो रहा है तो कोई भी बचावा नहीं है इन लोगों के प्रयासों से। और अंत में देश जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा, ओके सर। मीडिया भी जीतेगी और सब जीतेंगे। ओके सर। मुझे सर आज नामांकन है किस तरीके आगे जाने वाली कांग्रेस? नहीं, कुछ नहीं, मध्य प्रदेश जीतेगा 18 तारीख को, संविधान और लोकतंत्र जीतेगा, धनबल हारेगा। बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार चुकी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए क्या बोला जाता था, और जब फैसले करने की जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश का महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिख रहा है कि तेलंगाना में शिफ्ट करने का नहीं, कहीं भी शिफ्ट करने के, जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। बिल्कुल कहीं कोई शिफ्ट करने का विचार नहीं है। जहाँ पर भी विधायक चाहेंगे वहाँ पर रहेंगे और खरीद फरोख्त धनबल नहीं चलेगा। कांग्रेस जो है इस सीट को आसानी से जीत रही है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का। कैमरामैन प्रदीप के साथ मॉडरेटर BSTV भोपाल। तो देखिए, कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जो हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखिए तेज हो गया है। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की साख जो है दांव पर लगी हुई है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के खेमे से बड़ा खेला होने का अंदेशा है? देखिए, भाजपा, मैंने आपसे कहा, इसके दो परसेप्शन निकलते हैं। एक, निश्चित रूप से भाजपा ने तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो वो खेला करने की तैयारी है, और इसलिए क्योंकि भाजपा को कांग्रेस का कैरेक्टर मालूम है। चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उड़ीसा की हो, विभिन्न जगहों में कांग्रेस सेकंड अपने उम्मीदवार को निकाल नहीं पाई थी। तो ये थर्ड उम्मीदवार की यहाँ बात आ रही है, तो उसको फायदा भाजपा से लेना चाहेगी। लेकिन क्या वास्तव में भाजपा उतनी सीरियस है? जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, मिस्टर केवट जी, और जो दावेदार कर रहे थे, जो स्ट्रांग दावेदार थे, जिनके नाम पे कांग्रेस में कुछ हलचल पैदा हो सकती थी, वो दावेदारों को नकारा गया है। इसलिए मुझे इसमें डाउट होता है कि भाजपा वास्तव में सीरियस है कि नहीं। एक हो सकता है कि वो इस बहाने एक दो वोट भी तोड़ के बताना चाहती है कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन इसमें भाजपा से ज्यादा बड़ा स्टेक जो लगा है वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के स्टेक लगा है, क्योंकि इनकी पोजीशन इस पे स्टेक पे लगी है। और जो चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी टूट फूट होती है या वोट की कमी होती है तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व पे उंगली उठेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि यदि वो दोनों सीनियर नेता हैं कांग्रेस को, और यदि उन्हें अपनी पोजीशन हाईकमान के सामने यदि अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखना है तो उनको मिलकर यह प्रयास करना होगा, अन्यथा तो बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस जो ऑलरेडी जिसमें क्रेक्स ऑलरेडी पहले से हेयर क्रेक्स हैं, उस क्रेक को चौड़ा नाली बनाने में तो भाजपा को टाइम लगेगा। इसकी हर कोई आदमी कल्पना कर सकता है। ठीक है राजीव जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, हर छोटे बड़े कदम जो उठाए जाते हैं उसके मायने आप समझते हैं, महेश केवट को ही क्यों चुना?
मैं वही आपसे कह रहा हूँ, महेश केवट का चुनना भाजपा की जो हमेशा भाजपा सीरियस स्टेप उठाती थी उसके सीरियसनेस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क कटाता है। यदि आप ये सोचते हैं कि जातिगत आधार पे उनको कोई वोट ज्यादा मिल जाएंगे, तो मैं राज्यसभा की चुनाव हुई है और राज्यसभा के चुनाव में इसकी संभावना बड़ी कम होती है। यहाँ पे तो जो प्रभावशाली उम्मीदवार होते हैं, धनबल जो होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। हमने देखा है आपके भाई हरियाणा में जी चैनल के मालिक थे, वो उम्मीदवार निर्दलीय जीत के आए थे। इसका कई उदाहरण सामने हमारे देश में जहाँ धनबल के आधार पर और सत्ता के दबाव के और आधार पर जहाँ पे ये देखा गया है कि पार्टी ने, भाजपा ने भी इसके पहले एजेंसीज का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं विधायकों को डराया धमकाया भी है। तो अब ये सब, लेकिन केवट जी को उतारना, जबकि भाजपा के पास इससे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ मध्य प्रदेश में मौजूद थे, उनको ना उतारना ये कहीं ना कहीं कुछ शंका का स्पेस देता है। लेकिन भाजपा की राजनीति को समझना इस समय किसी भी राजनीतिक आकलनकर्ता के लिए बड़ा मुश्किल है। जो वो करती है वह सोचती नहीं है, जो सोचती है वो करती नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही अब आपने बात कही कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल काम जो है बीजेपी करती है। कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये क्या कर दिया। लेकिन अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में कि दल बदल का जो कानून है वो लागू नहीं होता। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, कितने प्रतिशत आप समझते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और जो बीजेपी है वो ये तीसरी सीट भी ले जाएगी? मुझे ये लगता है क्योंकि कांग्रेस का नेता इसमें कुछ सतर्क है और चूंकि इंडिया गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस को अपनी मजबूती दिखाना है, आज बैठक भी हो रही है, तो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहेगा कि राज्य में उसकी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति किसी कारण से हो, तो वो भी चाहेगा। और आज के दो शक्तिशाली जो नेता हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान दोनों पे ही डालेगा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे, कि वे अपनी नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करे हाईकमान के सामने, और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं होता यदि भाजपा कमलनाथ को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतार के सपोर्ट कर देती, क्योंकि कमलनाथ एक बार अपने सोशल मीडिया से स्टेटस कांग्रेस का हटा चुके हैं, लेकिन वो नहीं हुआ जिसकी मैं एक आशंका व्यक्त कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस इस सीट को निकाल के ले जाएगी। बिल्कुल। और देखिए राजीव जी, पहले ये बात सामने आई थी कि बीजेपी 2 सीट पर उतारेगी और कांग्रेस 1 सीट पर, लेकिन जब जैसे ये 2 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए बीजेपी की तरफ से और फिर मीनाक्षी जी का ऐलान किया गया कांग्रेस ने, उसके बाद ही महेश केवट का नाम सामने आया। तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या जी एक बार मेरा सवाल आप सुन लीजिएगा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? क्योंकि जब मीनाक्षी जी का नाम सामने आया था तो ऐसा माहौल देखने मिला था कि कांग्रेस के तमाम सदस्य जो है वो संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आप जो कहेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस तीनों सीटें एक साथ भाजपा डिक्लेयर कर देती तो शायद मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार नहीं होती, तब उस स्थिति में कमलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते थे। और मुझे लगता है कि ये टैक्टफुल नीति भाजपा ने अपनाई, पहले 2 उम्मीदवार घोषित किए और फिर तीसरा उम्मीदवार घोषित किया। ये भाजपा की टैक्टफुल नीति है। ठीक है, अब देखिए तमाम जो कांग्रेस है उसको डर तो सता रहा है, हालांकि चुनाव में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी और बहुत जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और जैसे तीसरे कैंडिडेट का नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है, क्या देख रहे हैं आप इससे, क्या समझ रहे हैं, क्या सियासी समीकरण आगे आने वाले समय में देखे जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया है? देखिए, स्वाभाविक रूप से भाजपा ने जो अभी तीसरा नाम डिक्लेयर किया है ये वाकई थोड़ा सा चौंकाने वाला है, और उसके 2 कारण हैं। शुरुआत में अगर आपको ध्यान हो तो भाजपा ने जो संकेत दिया था, उन्होंने अपनी केवल 2 सीटों का ही संकेत दिया, लेकिन इसी बीच में फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान इंदौर से आया और फिर थोड़ी सी हलचल तेज हुई और अब ये इनका केवट जी का नाम अब सामने आया। आश्चर्यजनक मेरी दृष्टि में ये है कि पहले भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही थी कि यदि कांग्रेस के भीतर कोई विद्रोह होता है तो वो उसको सपोर्ट करके तीसरी सीट निकालेंगे, ये उनकी रणनीति पर थी। वो अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे इसकी संभावना आरंभ में कम दिख रही थी, अब लेकिन उन्होंने तीसरा अपना घोषित कर दिया।
तो स्वाभाविक रूप से इससे कांग्रेस में थोड़ी सी हलचल शुरू होगी और कांग्रेस में मैं समझता हूं कि सावधानी शुरू होगी। बहुत संभव है कि सारे विधायकों को वो अपना एकजुट कहीं इधर उधर कर दें। इसके अलावा बहुत इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर के कांग्रेस के भीतर कोई गुट ऐसा हो जिसने भाजपा से संपर्क किया हो और उसके बाद ये नाम डिक्लेयर किया हो। जो भी स्थिति है वो अगले 2-3 दिन में क्लियर हो पाएगी। अभी तुरंत में इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर भाजपा के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर भी कुछ ना कुछ पक रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, और चूंकि देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में लंबा आपका अनुभव है और कई राज्यसभा चुनाव जो है आपने देखे हैं, इसलिए आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या बीजेपी की को 10 वोटों की दरकार चुकी है, लेकिन कैसे वो 10 वोट अपने पाले में ला पाएगी, नहीं ला पाएगी, या क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या तीसरी सीट भी बीजेपी कांग्रेस के जबड़े से खींच कर निकाल पाएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस तीसरी सीट पर अब दिलचस्पी तो बढ़ गई है। इसमें अब 2 संभावना है कि भाजपा को जैसे उनको 10 की जरूरत है, 2 इसमें थर्ड फोर्स के लोग हैं, 8 उनको नए वोटों की जरूरत है। इसमें अगर 2-3 कम रहते हैं और कांग्रेस अगर 53-52 के आसपास आटती है तो जो सेकंड प्रायोरिटी का वोट है उसको मिलकर के भी तीसरी निकल सकती है। लेकिन अब ये सारा कुछ निर्भर है कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग पर। केवट जी का नाम इतना प्रभावी नहीं है कि वो सीधा का सीधा कांग्रेस के वोटों को प्रभावित कर सके। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ मीनाक्षी नटराजन को लेकर के अगर कांग्रेस में कोई अंदरूनी गुस्सा हो, वो एक स्थिति बन सकती है। एक और बात जो मुझे लग रही है अभी, ये इस बार कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर भी जो नया नेतृत्व है मोहन यादव जी का और खंडेलवाल जी का, इनके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ गई। स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की स्थिति में ये आ गए। अगर हाईकमान ने तीसरा कैंडिडेट डिक्लेयर किया है तो इन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो निकले, और अगर वो नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस तीसरे कैंडिडेट को लेकर के दोनों ही पार्टियों की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, और रमेश जी बात यही हो रही है कि कांग्रेस के हाथ से सीट जा सकती है, कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, मीनाक्षी जी को लेकर संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए तीसरी सीट के लिए संख्या बल तो बीजेपी के पास भी नहीं है, अब क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के हाथ से ये तीसरी सीट जा सकती है? देखिए, अभी तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस के पास सरप्लस वोट 5-6 वोट सरप्लस है, उनके पास शायद 62-63 है, 62-63 है और 58 वोट चाहिए, 5 वोट उनके पास सरप्लस वोट हैं। ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग कम से कम 10-15 की होना चाहिए। 5 सरप्लस तो है उनके पास। अगर 5 लोग 6 लोग करते हैं क्रॉस वोटिंग, तब भी वो अपनी सीट निकाल लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत कठिन चुनौती जैसी स्थिति है। इसको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाजपा ये निकाल लेगी। अभी बिल्कुल कुछ इसको अपन 50-50 पर ही रख सकते हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ इतने ज्यादा क्रॉस वोट चले जाएंगे, इसकी थोड़ी सी मुझे संभावना कम दिख रही है। लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में होगा। लेकिन इस सीट को अभी अपन 50-50 पर रखें। अभी ना तो 2-2 ये कह सकते कि कांग्रेस लूज कर जाएगी, ना कह सकते कि कांग्रेस निकाल लेगी, लेकिन कुल मिलाकर के अभी थोड़ा सा नजर तो रखना पड़ेगी दोनों ही पार्टियों की अंदरूनी राजनीति पर। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि संभावनाएं कम है कि मीनाक्षी जी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े जो ऐसे नेता हैं या फिर हम कहें सदस्य हैं जो संतुष्ट नहीं है मीनाक्षी जी के नाम से। बात करें नरेश ज्ञानचंदानी की, तो उन्होंने ही एक्सपर्ट ट्वीट कर कहा है कि इससे क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इनका नाम नहीं उतारना चाहिए था। तो ये फूट क्यों नजर आ रही है? क्या वाकई में मीनाक्षी जी के नाम पर संतुष्ट नहीं है? देखिए, मोटे तौर पर ये नरेश ज्ञानचंदानी जी का ये वक्तव्य भी मुझे आश्चर्यजनक लगा जी। ये भी कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा है ये वक्तव्य। उसका ये कारण क्या है कि नरेश ज्ञानचंदानी जी की आवाज इतनी भारी नहीं है कि उनके कहने से 2-4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सके। वो खुद भी दिग्विजय सिंह कैंप के आदमी है। मीनाक्षी नटराजन भी दिग्विजय सिंह के कैंप की मानी जाती है। ये ठीक है कि उनके बारे में ये माना जाता है कि वो सीधे हाईकमान से जुड़ी हुई है, राहुल गांधी जी की कोर टीम में है, लेकिन उसको उस टीम में पहुंचाने वाले दिग्विजय सिंह है। तो कुल मिलाकर के वो दिग्विजय सिंह कैंप की मानी जाती है और उसी कैंप के नरेश ज्ञानचंदानी है, उनका ये वक्तव्य आया। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की किसी अंदरूनी रणनीति के कारण है और बहुत संभव है शायद ज्ञानचंदानी ये वक्तव्य देकर के दिग्विजय सिंह विरोधी जो वोट हो
उनको कहीं ना कहीं नॉर्मल कर देगी, ताकि ये मैसेज चला जाए कि दिग्विजय सिंह के कैंडिडेट नहीं है इसलिए हमको कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना। वो उसके पीछे कांग्रेस की कोई ना कोई अंदरूनी रणनीति है। ज्ञान चंदानी जी का वक्तव्य कोई साधारण वक्तव्य नहीं आया, इसके अंदर कोई योजना से आया है। जी ठीक है रमेश जी, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पहले ये था कि बीजेपी 2 उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस 1, लेकिन और कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं संतुष्टि थी कि हम तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे। मीनाक्षी नटराजन का नाम 2 उम्मीदवार के बाद घोषित किया गया, तो क्या जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस की वजह से ही बनी है? क्योंकि मीनाक्षी जी का जब नाम सामने आया था तो असंतुष्टि नजर आ रही थी, क्या उसी का फायदा बीजेपी ने उठा लिया है? निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के भीतर के जो बवाल जैसा है, भाजपा उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें मुझे जो अंतर, मेरे आकलन में जो अंतर आया है, पहले भाजपा की कोशिश ये थी कि कांग्रेस के भीतर से कोई विद्रोही खड़ा हो और उसको वो सपोर्ट कर दें, लेकिन अपना कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे, ये डेवलपमेंट बिल्कुल 2 दिन का है। इस डेवलपमेंट के पीछे भाजपा की रणनीति क्या है, क्या उनके भीतर क्या स्थिति है, ये एक देखने वाली बात है। जी ठीक है रमेश जी, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या हम बोले तोड़ है कांग्रेस के पास कि तीसरी सीट वो अपने ही कब्जे में ले? क्योंकि प्रयास तो पुरजोर करती नजर आ रही है कांग्रेस, लेकिन इसका तोड़ क्या है कि वो तीसरी सीट वो जाने ही ना दे, उन्हीं के कांग्रेस के पाले में ही तीसरी सीट आए? देखिए उसका एकमात्र उपाय है, जैसा उन्होंने हरियाणा और कुछ प्रांतों में किया था, अपने सारे विधायकों को कहीं उन्होंने इकट्ठा एकजुट कर लिया था, उनके मोबाइल भी सबके हाथ में से ले लिए थे और सीधा ला करके उन्होंने वोटिंग कराया था। बिल्कुल वही रास्ता ये हो सकता है कि सारे विधायकों को कहीं एकजुट कर लें और एकजुट करके फिर उनको संगठित रखें, और कहीं ना कहीं अगर 2-4 की क्रॉस वोटिंग होगी भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 58 वोट कहीं ना कहीं उनको बहुत सेंट्रलाइज करना पड़ेंगे, जो मुझे लग रहा है कि 58 वोट तो वो कर सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं घटा, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का घटा था। ऐसा कुछ ना घटेगा तो 58 वोट तो कांग्रेस मैनेज कर लेगी। मीनाक्षी को बहुत कठिनाई होगी, ये थोड़ी सी मुझे अभी नहीं कह सकता मैं। कांग्रेस इसमें कोशिश करेगी और 58 वोट को भी दिला लेगी। बिल्कुल महेश जी, और देखिए मीनाक्षी जी का जीतना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की वो निजी पसंद है और उसी लिए राहुल गांधी से उनका करीबी संबंध है, इसीलिए उनको उतारा गया है। ऐसे में अगर वो हारती हैं तो ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि राहुल गांधी की भी किरकिरी होती नजर आएगी। अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि रोमांचक तो ये राज्यसभा का चुनाव हो गया है, आने वाले समय में क्या तस्वीरें होंगी वो भी देखना होगा। रमेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया।